अब जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है, ये मेम्ब्रेन डैमेज कर गए हैं, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो इनको काउंटर एक्ट भी कर सके। उसके लिए हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, कैटंगेज है एंड ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज है। अब इनके जो है ना, ये चैप्टर 2 पेज 44 पे इनकी डिटेल है। इसमें जो सबसे पहले आता है ना हमारे पास, वो सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट होता है बाय सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन सुपर ऑक्साइड, तो जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है वो एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा जो है हमारे पास ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज है, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये दूसरा वाला एंटीऑक्सीडेंट है। और फिर कैटंगेज है, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन में वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो 3 एंटीऑक्सीडेंट है उसमें सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज यहाँ पे, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज एंड कैटंगेज, ये 3 है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ जो है वो। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये सिंथेसाइज होता है बाय नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। इसमें 3 किस्म के होते हैं, एंडोथेनियम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, न्यूगोनंग है और जो है इंड्यूसिबंग। ये एंडोथेनियम है, न्यूगोनंग तो नॉर्मली फंक्शन कर गए हैं। जो इंड्यूसिबंग है ये इंड्यूस होता है बाय द एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस बाय साइटोकिन्स, तो फिर ये उस टाइम एक्सप्रेस होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसाइज करेगा। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये रिएक्ट करता है विद सुपर ऑक्साइड और परऑक्सीनाइट्राइड बनाता है, जो कि डैमेज करता है लिपिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी जो है ये भी डिस्ट्रक्टिव है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो स्पीशी है। अच्छा, अब जो है हमने यहाँ पे 3 वो किए थे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशी और लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है ना हमारे पास, इनमें जो है ये ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, और इसमें जो है 2 मेन टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स हैं। एक है स्मॉलर स्पेसिफिक। अच्छा, अब ये जो स्मॉलर स्पेसिफिक है इनको सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। तो इसका जो है ना निमोनिक वो ये पारंग सी। तो अब इसमें इन ग्रैन्यूल्स में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो है कि प्लाज्मिडोजन एक्टिवेटर होता है, ए फॉर अल्कलाइन फॉस्फेट, और जो है फॉस्फेटेज है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, जी इज़ फॉर जैंगटिनेज एंड एच इज़ फॉर हिस्टामिनेज, और एन जो है ये लाइसोजाइम भी है एंड लैक्टोफेरिन भी है, एंड सी इज़ फॉर कोलेजिनेज। तो ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी ग्रैन्यूल में, जो स्मॉलर और स्पेसिफिक होता है। अच्छा, जो बिगर वाला होता है जो ग्रैन्यूल होता है वो है एजियोफ्रिन। एजियोफ्रिन इसको हम प्राइमरी ग्रैन्यूल भी कहते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट आगे से दिए हुए हैं कि माइलोपेरोक्सीडेज हो गया, एसिड हाइड्रोलेज और न्यूट्रॉन प्रोटीएजेस वगैरह, ये सारे इसमें आते हैं सेकेंडरी में। अच्छा, अब आगे से इनके थोड़े से फंक्शन बताए हुए हैं, जैसे एसिड प्रोटीएज है, ये डिग्रेड करेगा बैक्टीरिया एंड डेब्रिस को, और न्यूट्रॉन प्रोटीएज है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स को डिग्रेड करेगा, सच एज कोलेजन बेसमेंट मेम्ब्रेन्स वगैरह, और न्यूट्रोफिल एलास्टेज जो है वो विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया इनको डिग्रेड करता है। अच्छा, अगर हाँ ये प्रोटीएजेस ज़्यादा अमाउंट में होंगे तो ये हार्मफुल होंगे, तो इसके लिए हमें एंटी प्रोटीएजेस चाहिए होते हैं, जैसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है, ये इनहिबिटर ऑफ न्यूट्रोफिल एलास्टेज है। अच्छा, यहाँ से ये जो इनके फंक्शंस और ये जो है ना ये एंटी प्रोटीएजेस वगैरह, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारा इतना एससीक्यू के लिए ये चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट। आगे जो है वो आ जाता है न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स जो हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फिब्रिलर नेटवर्क्स बन जाते हैं, जिसके अंदर जो है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस उनकी कंसनट्रेशन हो जाती है। इसमें जो है एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन हो सकता है, और उसके साथ अटैच एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स एंड एंजाइम्स होंगे, बस इसमें यही है। और इसके अलावा ये होता है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी वो ए न्यूक्लिएट हो जाते हैं, अपना न्यूक्लियस लॉस कर देंगे तो वो नेटोसिस होता है, वो एक प्रोसेस, उसको हम नेटोसिस करते हैं। बस यही है कि ये ट्रैप कर रहे हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस को इस साइड में जो है बाय न्यूक्लियर क्रोमेटिन, और बाकी जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलरली आके एक मैशवर्क सा बना देते हैं। बस इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आगे ल्यूकोसाइट मेडिएटेड टिश्यू इंजरी जो है। अच्छा, ल्यूकोसाइट्स की इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि ये कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट या फिर जो भी इंजरी किसी भी साइट पे हो गई है उसको रिजॉल्व करने में, इन्फ्लेमेशन के थ्रू रिजॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें दे आर इंजूरियस टू द टिश्यू, इनका कोई बेनिफिट नहीं होता, तो वो कौन सी कंडीशन, उसमें 3 बेसिक कंडीशंस आ जाती हैं। सबसे पहले तो है कि अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ वो जो है रिजॉल्व नहीं हो गई और ल्यूकोसाइट्स उस एरिया पे रिक्रूट हो गए हैं कंटिन्यूसली, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं हो गई है। और ये जो ल्यूकोसाइट्स है ये फर्दर एग्जैसरबेट करते हैं उस कंडीशन को, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है वो क्रॉनिक है, उसमें इनका कोई ऐसे
क्रॉनिक कंडीशन है उनमें इसका कोई ऐसे इंपॉर्टेंट रोग नहीं होता। और जो दूसरी है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसमें भी जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इनअप्रोप्रिएट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है इनका टिश्यू के अगेंस्ट इन ल्यूकोसाइट्स का, तो ये हार्मफुल नहीं है। इसके अलावा एलर्जिक डिजीज़ जैसे हैं कि एक इन्वायरमेंटल हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंस है उसके अगेंस्ट ये काम करना शुरू कर दे, तो ये टिश्यू मेडिएटेड इंजरी है। अच्छा, आगे जो है ना ल्यूकोसाइट जो है डैमेज किस तरह से करेगा, वो यही है कि इंजूरियस मॉलिक्यूल से रिलीज करके करता है। अच्छा, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिस सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि अगर फेगोसाइट एनकाउंटर ऐसे मटेरियल को करेंगे जो इनसे ज़्यादा लार्ज है और उसके गंग नहीं कर सकते, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन होती है इनकी, लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्यूल एंजाइम्स एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं, तो ये जो है ये भी फर्दर हार्मफुल है। तो ये जो है ल्यूकोसाइट मेडिएटेड टिश्यू इंजरी, इसमें बस यही बात है।